नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी। मैं हूं सौरभ जौहरी। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। हरियाणा की सियासत दिनों दिन दिलचस्प होती जा रही है। लोकसभा चुनाव की 5 सीटों पर कब्जा करने के बाद कांग्रेस ने अब प्लानिंग बदल दी है। नायब सरकार को चुनौती देते हुए अब कांग्रेस फ्लोर टेस्ट के बजाय विधानसभा भंग करने के मूड में है और इसी के चलते कांग्रेस के नेता 20 जून को हरियाणा गवर्नर से मिलने जा रहे हैं। आखिर क्या वजह है कि कांग्रेस जो पहले फ्लोर टेस्ट की मांग कर रही थी वह विधानसभा भंग करने को आमादा नजर आ रही है? सवाल बड़ा है। तो कांग्रेस की विधानसभा भंग करने की जो प्लानिंग है ये क्या कहती है, इस पर हम करेंगे चर्चा। हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। हिसार से एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार, पानीपत से एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया और वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी हमारे साथ चर्चा में शामिल रहेंगे। आप सभी के साथ मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। रिपोर्ट देखिए, फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत। एन नाजुक मौके पर एक बार फिर प्रदेश कांग्रेस नायब सिंह सैनी सरकार के अल्पत में होने का मुद्दा उठाकर 20 जून को राज्यपाल से मिलकर सरकार को बर्खास्त करने की मांग करेगी। इस बार कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी शामिल होंगे। दरअसल कांग्रेस ने अब अपनी रणनीति में बदलाव किया है। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस सदन में फ्लोर टेस्ट कराने की मांग पर अड़ी थी, पर लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद विधानसभा में दलीय स्थिति बदल गई है। 90 सदस्यीय विधानसभा में अब 87 विधायक ही रह गए हैं, इसलिए बहुमत का आंकड़ा 46 से घटकर 44 हो गया है। नायब सैनी की जीत के बाद बीजेपी के सदन में 41 विधायक हैं। हलोपा और एक निर्दलीय विधायक का समर्थन होने से बीजेपी के पास 43 विधायक हैं। उसे महज एक विधायक ही चाहिए, जो मुश्किल नहीं है। इसलिए कांग्रेस ने अपनी रणनीति बदल दी है। इसकी वजह कई हैं। लीजिए पहले प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान। कांग्रेस पार्टी ने जो वोट अर्जित किए हैं इस लोकसभा में, आप सबको पता है कि पहले हमारी एक भी सीट नहीं थी, 0 सीट। अब 5 सीट आई हैं। पहले हमारी 10 विधानसभाओं में लीड थी और भारतीय जनता पार्टी की 79 विधानसभाओं में लीड थी, एक में जेजेपी की थी। आज हम 10 से बढ़कर के 46 विधानसभाओं में पहुंचे हैं और भारतीय जनता पार्टी 79 विधानसभाओं से घट करके 44 विधानसभाओं में पहुंची है। गौरतलब है कि कांग्रेस की रणनीति बदलने की कुछ और वजह भी हैं। जेजेपी के 10 विधायकों में कई बागी हो चुके हैं। रामनिवास सुरजा खेड़ा और जोगीराम सिहाग पहले ही बीजेपी के प्रभाव में हैं। उधर विधानसभा भंग होने में अब 2.5-3 महीने ही बचे हैं। ऐसे में फ्लोर टेस्ट होता है तो कांग्रेस के कुछ विधायकों को बीजेपी टिकट के लालच में अपने साथ मिलाकर क्रॉस वोटिंग करवा सकती है, जिससे कांग्रेस को फायदे की जगह नुकसान हो सकता है। इसलिए सरकार की बर्खास्तगी की मांग ही कांग्रेस के लिए फायदे का सौदा है। इससे कांग्रेस जनता में ये संदेश भी छोड़ सकती है कि बीजेपी सरकार अपनी कमजोरियों से गिर गई। खैर, बदले हालात में कांग्रेस ने अपनी रणनीति बदली है और अब आगे सियासी हालात ऐसे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस का आमने सामने का मुकाबला है। दिन बस इतने रह गए हैं कि उंगलियों पर गिने जा सकते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज। तो कांग्रेस की विधानसभा भंग कराने की प्लानिंग अब जोर पकड़ रही है हरियाणा की सियासत में और इसका फायदा पार्टी कई एंगल से देखने की कोशिश कर रही है। देवेंद्र, फ्लोर टेस्ट की मांग थी पहले और अब विधानसभा भंग करने की सबसे बड़ी वजह क्या मानते हैं? क्योंकि कई वजह हम रिपोर्ट में भी देख चुके, और अगर मुख्य वजह की बात की जाए तो वो क्या है? देखिए सौरभ, फ्लोर टेस्ट की बात जब कांग्रेस ने उठाई थी, अड़ी थी, वो लोकसभा चुनाव से पहले की बात है। लगातार दबाव बना रही थी क्योंकि कांग्रेस को पता लोकसभा चुनाव है,
सियासी फायदा उठाने की कोशिश में भूपेंद्र हुड्डा कांग्रेस के नेता थे, दबाव बना रहे थे कि फ्लोर टेस्ट कराओ, क्योंकि बीजेपी तैयारियों में आगे निकल गई थी। बीजेपी को भी लोकसभा चुनाव की चिंता थी कि 10 की 10 सीटें कैसे जीतनी है, तो उनको थोड़ा सा उलझाए रखने के लिए, दबाव बनाने के लिए मेरे को लगता है लोकसभा चुनाव से पहले ये बात उठाई गई। कांग्रेस अड़ी कि आप फ्लोर टेस्ट कराओ, लेकिन लोकसभा चुनाव के जो नतीजे आए हैं, हालांकि कांग्रेस को 5 सीटें मिली है, जिस तरीके से कांग्रेस का वोट प्रतिशत बढ़ा है, ज्यादा विधानसभाओं में पहले जैसा भी प्रदेश अध्यक्ष बता रहे थे, कहीं 2014 में 10 विधानसभाओं में कांग्रेस की लीड थी, जो 2014 के चुनाव थे, वो बढ़ के 46 पे हो गई। कांग्रेस की 79 थी, घट के 44 पे आ गई। तो आंकड़ों के खेल से और 5 जो सीटों का फायदा हुआ है, कांग्रेस अब चूंकि आप देखिए दलीय स्थिति बदल गई है विधानसभा में, बहुमत, क्योंकि एक राकेश दौलताबाद की डेथ होगी, रणजीत चौटाला केस था, इधर मनोहर लाल ने इस्तीफा दे दिया, हालांकि नायब सिंह सैनी चुनकर आ गए। तो जो अंक गणित है, जो दलीय स्थिति है, वो लगातार ऊपर नीचे होती रही। अब जबकि 2-2.5 महीने का ही सारा चुनाव रह गया, सितंबर में आचार संहिता लग जाएगी, कांग्रेस की पूरी कोशिश है सरकार की छवि खराब करने की। जिस तरीके से मुख्यमंत्री को बदला गया, नया मंत्रिमंडल बना, एक के बाद एक कुछ प्रसंग हुए बीजेपी में, जिससे सियासी नुकसान बीजेपी का हो कांग्रेस इस कोशिश में। और अभी भी कांग्रेस अगर ये मांग करिए कि राज्यपाल भंग कर दे, मेरे को नहीं लगता ये मांग मानी जाएगी। कोई भी सरकार हो, विपक्ष राज्यपाल को हमेशा ज्ञापन देता है, कानून व्यवस्था पे, किसानों के मुद्दों पे और कई ऐसे मसले होते हैं, लेकिन कभी आपने देखा हो गवर्नर ने कभी कोई एक्शन लिया हो? क्योंकि विपक्ष, भूपेंद्र हुड्डा से ये सवाल मैंने ही कभी किया था कि आप विपक्ष में हो, हमेशा गवर्नर को इस्तीफा देते हो, सरकार भंग की जाए, कानून व्यवस्था नहीं है, किसानों का मुद्दा है। उनका ये कहना था कि हमारा फर्ज है गवर्नर तक अपनी अपील करना, लोगों को ये दिखाना कि हम उनके लिए लड़ रहे हैं। तो होने आने वाला कुछ नहीं है। राज्यपाल को मिल भी आए तो मेरे को नहीं लगता कि राज्यपाल विधानसभा को भंग कर देंगे। खाली एक विधायक की जरूरत है, 43 तो है ही। ठीक है, बीजेपी के पास 43 विधायकों का समर्थन है, एक विधायक की कमी है, एक की जगह 2-3 का भी लौटूंगा आपके पास प्रबंध हो सकता है, जैसा बयानबाजी भी होती रही है। तो मेरे को लगता है जो ये खाली कांग्रेस की दबाव बनाने की रणनीति है, और जो विधानसभा का चुनाव आ रहा है उसमें बीजेपी को अंडर प्रेशर रखना, सरकार की छवि को खराब करना कि सरकार जो है अपना विश्वास खो चुकी है। ठीक है। महेश, जिस बात का जिक्र पहले से चला आ रहा था, लोकसभा चुनाव के दरमियान भी हमने देखा कि लगातार कांग्रेस के तमाम दिग्गज अल्पमत का जो मुद्दा था वो उठा रहे थे। अब लोकसभा के परिणाम जब आए और उसके बाद विधानसभा की रूपरेखा तैयार होने में अब कम ही समय रह गया है, तो ऐसे में सरकार के जो अल्पमत का मुद्दा है वो तो जोर पकड़ ही रहा है, लेकिन अब जो विधानसभा भंग कराने की प्लानिंग कांग्रेस के द्वारा की जा रही है, इसमें क्या कांग्रेस को यह लग रहा है कि उसके पक्ष में माहौल है और जो बढ़त उसने बनाई है उसका फायदा सीधे तौर पर विधानसभा आगामी चुनाव में उसको मिल सकता है? क्या यह वजह है जिसके तहत ये प्लानिंग कांग्रेस कर रही है? देखिए, मैं साफ तौर से बात कहना चाहूंगा कि लोकसभा चुनाव के दौरान जो शोर लगातार सुनाई दे रहा था, अल्पमत में है सरकार, किसी भी वक्त गिराई जा सकती है, लोकसभा का चुनाव परिणाम आएगा और 24 घंटों के भीतर सरकार गिर जाएगी, उसका फायदा क्या था? दरअसल उसका फायदा यह था कि वोटर पर एक असर बना रहता है। मुख्यमंत्री, सरकार की तरफ आकर्षित होता है, मुख्यमंत्री एक आकर्षण का केंद्र होते हैं, कैबिनेट में जो लोग होते हैं वो चेहरे आकर्षण का केंद्र बनते हैं और वोटर को कहीं ना कहीं प्रभावित वो करते हैं। वो प्रभाव खत्म हो जाए। और दूसरी सबसे बड़ी जो कोशिश थी वो ये थी कि प्रशासनिक अधिकारियों पर किसी भी तरह का जो दबाव है वो इनडायरेक्ट तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा खत्म कर देना चाहते थे। वो साबित कर देना चाहते थे कि कोई भी आईएएस जो रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में जो डेप्यूटी कमिश्नर्स को अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों की जिम्मेदारी दी गई थी, वो प्रभावित होकर दबाव में आकर किसी भी तरह का कोई गलत फैसला ना ले। वो ये साबित कर देना चाहते थे कि 24 घंटों के भीतर सरकार अगर बदल गई तो फिर अगर उनका कोई गलत फैसला हुआ जो कि कानून सम्मत नहीं हुआ तो उसके बाद उस अधिकारी को उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। यानी एक फायदा तो यह कि प्रशासनिक अधिकारियों पर, कर्मचारी पर, जो वोटिंग में गिनती में जो लोग शामिल हैं उन पर जो दबाव है इनडायरेक्ट तरीके से वो खत्म किया। दूसरा जो फायदा हुआ वो वोटर पर जो अधिकार था, जो सरकार का आधिपत्य साबित हो सकता
करता था, उस आधिपत्य को घटाने की कोशिश यहां पर थी। ये पहले से कह दिया कि 24 घंटों के भीतर जो है सरकार अगर बदल गई तो फिर मुख्यमंत्री आपके घर आए, आपके जिले में आए, आपके इलाके में आए, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है, मुख्यमंत्री को ही बदल देंगे। इस तरह का जो भाव प्रकट किया उसका फायदा चुनावी मैदान में चाहे अधिकारियों के रूप में, कर्मचारियों के रूप में, चाहे वोटर के रूप में कांग्रेस पार्टी ने हासिल किया। पहले दिन से बात चल रही है कि ना तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सरकार गिरानी है और ना ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सरकार बनानी है। क्या करना है? दबाव बढ़ाना है। वोटर के जहन में एक बात जो है वो डाल देनी है कि किसी भी वक्त सरकार को चलता कर देंगे, सरकार की तरफ आकर्षित होने की जरूरत नहीं है। अब ज्यादा दबाव बढ़ाने की जरूरत इसलिए पड़ रही है कि सरकार यहां पर कुछ ऐसी रेमेडीज करने की कोशिश कर रही है जो 9.5 सालों में नहीं हुआ, वो इन 3 महीनों में करने की कोशिश सरकार कर रही है। वो क्या है? दरअसल 100 गज के मुफ्त प्लॉट, जो गरीबों का समर्थन यहां पर कांग्रेस पार्टी को हासिल हुआ है, अब तूफानी रफ्तार से यहां पर जो नायब सरकार है वो गरीबों को 100 गज के मुफ्त प्लॉट देती हुई नजर आ रही है। अब आखिरी 3 महीनों में वो सब कुछ हो रहा है जो पिछले करीब कह सकते हैं कि 10 सालों में नहीं हुआ। अब उन तमाम रेमेडीज को सरकार ना कर पाए, उस पर आगे नहीं बढ़ पाए, और जो गुस्सा सरकार के खिलाफ अभी तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा खासकर कांग्रेस पार्टी के फायदेमंद साबित हो रहा है, उस गुस्से का प्रेशर कहीं सरकार कम कर पाने में कामयाब नहीं हो जाए। दूसरा खास कारण यह भी था पोर्टल व्यवस्था। पोर्टल व्यवस्था को लेकर भी तेजी से समाधान केंद्र लगाया गया। एसपी और डीसी अब जनता का इंतजार कर रहे हैं, यहां पर रेमेडीज कायम करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो चीज ऑनलाइन नहीं की जा सकी, आप समाधान केंद्र तक पहुंचे, उसके बाद ऑफलाइन उस संकट का जो समाधान है वो ढूंढ कर उसके बाद उसे पोर्टल पर अपलोड कर दिया जाएगा। तो यानी ऑनलाइन व्यवस्था को भी ऑफलाइन तरीके से साबित करने की कोशिश यहां पर सरकार कर रही है। वो तमाम तौर तरीके जो सरकार वोटर को आकर्षित करने के लिए इस्तेमाल कर सकती है, नायब सरकार कर रही है, और इसी से रोकने के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहां पर सरकार पर दबाव बढ़ा रहे हैं। ना तो कांग्रेस पार्टी को सरकार बनानी है और ना ही सरकार गिरानी है। गिरा पाने की कोशिश भी अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा करते रहेंगे, मौजूदा परिस्थितियों में ऐसी कोई संभावना नजर नहीं आ रही कि वो सरकार को गिरा पाए। एक विधायक की बात यहां पर चल रही है, अगर 5 विधायकों की जरूरत भी मौजूदा जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं वहां पर भारतीय जनता पार्टी को हो तो इसकी व्यवस्था वो कर लेते हैं। अतीत में हमने राज्यसभा के कितने सारे चुनाव देखे हैं जहां पर कभी कुलदीप बिश्नोई की अंतरात्मा बीच में आई, कभी जो है इंक प्रकरण सामने आया, पेन बदल दिया गया, कभी किरण चौधरी जो दशकों से राजनीति कर रही है वो अपना वोट गलत डाल देती है। तो ऐसा सब कुछ संभव है और ये परिस्थितियां भूपेंद्र सिंह हुड्डा बखूबी जानते हैं कि अगर फ्लोर टेस्ट करवाने की कोशिश वो करेंगे तो कांग्रेस पार्टी के अपने लोग उनके साथ दगा कर जाएंगे और ये दगा उन पर बहुत भारी पड़ सकता है। तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ दबाव बढ़ाने की कोशिश, राज्यपाल को जाकर कहेंगे कि सरकार को भंग करो, और राज्यपाल जो है वो इस पर विचार करने की बात कहकर इस पूरे मामले को कहीं ठंडे बस्ते में डालने की कोशिश करेगा। ये 90 दिन का वक्त है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने तरीके से गुजारना चाहते हैं और नायब सरकार अपने तरीके से। वीरेंद्र जी, जो मौजूदा समीकरण है हरियाणा में जो बनते नजर आ रहे हैं उसमें एक शब्द बेहद जोर पकड़ रहा है, हॉर्स ट्रेडिंग। जो कांग्रेस को जिस बात का डर है, हॉर्स ट्रेडिंग कर सकती है बीजेपी, ये आरोप कांग्रेस के द्वारा लगाए भी जा रहे हैं और लगाए भी जाते रहे हैं। आरोप का आधार किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि महेश ने भी वो बात कही कि अपने कुछ नाराज हैं, वो वोटिंग कहीं ना कहीं दूसरी पार्टी के पक्ष में कर सकते हैं, इसका नुकसान पार्टी को, कांग्रेस को सीधे तौर पर झेलना पड़ सकता है। क्या लग रहा है? ये हॉर्स ट्रेडिंग जो है शब्द है ये चलता रहा है। देखो, जो भी सत्तारूढ़ दल है वो अपने जब भी संकट में आता है, जब उसको अल्पमत में आता है तो बहुमत बदलने के लिए उसको हॉर्स ट्रेडिंग करना पड़ता है। वो हो जाता है, आसानी से जुगाड़ हो जाता है, मतलब समर्थन जुटा लिया जाता है। इस समय निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी तकनीकी रूप से अल्पमत में है, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ क्या उतना जो विधायकों का समर्थन होना चाहिए, या कांग्रेस जो है कि प्रमुख विपक्षी दल है, क्या कांग्रेस ने प्रमुख विपक्षी दल की भूमिका निभाते हुए अन्य दलों को भी अपने साथ जोड़ा है? देखिए, कांग्रेस का ये फर्ज बनता है क्योंकि प्रमुख विपक्षी दल है। तो कांग्रेस को इस दिशा में ये बात बिल्कुल निश्चित है कि सिर्फ दबाव बनाने की ही राजनीति है, एक रणनीति का हिस्सा है। तो ये फ्लोर टेस्ट की मांग है नहीं, फ्लोर टेस्ट की मांग पहले कर रहे थे, लेकिन अब देखिए, अब राज्यपाल से मुलाकात होगी तो राज्यपाल क्या करेंगे? देखिए, आपके पास आपके मात्र कह देने से ही क्या राज्यपाल वो सदन का बुलाने का आदेश दे देंगे? ये तो संभव नहीं है। तो आपको ये साबित करना पड़ेगा कि सरकार अल्पमत में, बहुमत आपके साथ है। अब देखिए, अब राजभवन में परेड से तो फैसला होने से रहा, अब तो सदन के अंदर ही होता है, बहुमत का फैसला अब सदन के अंदर ही होता है। तो अगर अब सबसे बड़ी बात है कि अगर कांग्रेस इस दिशा में सक्रिय और गंभीर है तो राज्यसभा का चुनाव होने वाला है, तो उसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कांग्रेस को जो अपनी ऊर्जा है तो वो राज्यसभा चुनाव के लिए लगानी चाहिए, दूसरे दलों को भी साथ जोड़ना चाहिए। भाई, कांग्रेस प्रमुख विपक्षी दल है, अब कांग्रेस का साझा उम्मीदवार
जो विपक्ष का साझा उम्मीदवार कौन हो सकता है, इस पर चर्चा करनी चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देने का अवसर है। लेकिन जो है इस समय कांग्रेस अगर प्रमुख विपक्षी दल की भूमिका में होने के साथ ही कोई साझा उम्मीदवार खड़ा करने की स्थिति में है नहीं, तो मतलब कांग्रेस को भी अपने जो विधायक है उनका भी डर है। कांग्रेस के कोई ना एक दो विधायक तो छिटक सकते हैं, कभी किसी भी रूप में छिटक सकते हैं और कोई इस्तीफा भी दे सकते हैं। तो मतलब इस समय कांग्रेस को अपने अंदर भी डर है। देखिए दूसरे जो जननायक जनता पार्टी है उसमें तो है ही है, उसमें तो टूटन होनी है, वो तो निश्चित दिखाई दे रहा है, सबको दिखाई दे रहा है। तो कांग्रेस के पास इसमें 29 संख्या बल है, तो कांग्रेस क्या 29 संख्या बल को एकजुट रख सकती है। अब देखिए अब तो विधानसभा चुनाव है, सबके लिए अवसर है। विधानसभा चुनाव में कोई भी पाला बदल सकता है। अब उसको विधायक रहने की कोई इतनी ज्यादा गुंजाइश भी नहीं है, कोई इतना वो भी प्रभाव भी नहीं है कि वो विधायक बने रहने का इच्छुक हो, क्योंकि अब अगले टिकट की गारंटी चाहते हैं। तो टिकट की गारंटी के लिए कुछ भी हो सकता है, कोई भी अपना पाला बदल भी सकता है। तो इसलिए अगर कांग्रेस गंभीर है, ये बात ठीक है, कांग्रेस सिर्फ दबाव की राजनीति कर रही है, और कांग्रेस अगर गंभीर होती तो राज्यसभा जो चुनाव होना है उसकी तिथि अभी जारी हो जाएगी, अधिसूचना जारी हो जाएगी, चुनाव तो निश्चित होना ही होना है। अगर उसके लिए कोई साझा उम्मीदवार खड़ा किया जाए तो उसमें जो है विपक्ष जो है वो सत्तारूढ़ दल को मात दे सकता है। और देखिए अब उम्मीदवार तो सत्तारूढ़ दल का जीतना ही है, ये तो निश्चित है, लेकिन क्या विपक्ष इसका चुनौती का सामना करने के लिए गंभीर है? क्या सिर्फ राज्यपाल से मुलाकात कर देने से ही क्या विपक्ष जो है अपने कर्तव्य को पूरा कर लेगा? और वीरेन जी, जो मौजूदा स्थिति अभी प्रदेश में बनी हुई है, लोकसभा चुनाव के बाद जो परिणाम निकलकर सामने आए उसने कहीं ना कहीं 0 से 5 सीटों पर कांग्रेस को पहुंचाया। एक बड़ा झटका बीजेपी के लिए इसे कह सकते हैं। ये साबित करता है कि हरियाणा में जो माहौल है वो कांग्रेस के पक्ष में है। कुछ वोटर्स में विश्वास भी बढ़ा है, चाहे वो एंटी इनकम्बेंसी को माना जाए या फिर सरकार की जो नीतियां हैं, परिवार पहचान पत्र, प्रॉपर्टी ID, ये तमाम मुद्दे हैं, इनके प्रति जनता की नाराजगी है। तो शायद इसी को भुनाने की कोशिश कहा जा सकता है इसे। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस को अगर लाभ मिला है तो सरकार के खिलाफ जो सत्ता विरोधी लहर थी उसका लाभ मिला है। कांग्रेस मजबूत नहीं हुई, कांग्रेस का तो संगठन कहीं दिखाई दिया नहीं। अगर भारतीय जनता पार्टी ने 5 सीटें जीती हैं तो उसका नरेंद्र मोदी के नाम पर। अगर नरेंद्र मोदी चेहरा नहीं होते तो भारतीय जनता पार्टी 5 सीटें जीतने के में भी सक्षम नहीं थी। मतलब पूर्व मुख्यमंत्री अगर मनोहर लाल जीते हैं तो वो भी मोदी जी के नाम पर जीते हैं। मतलब इतने वर्ष सत्ता में रहने के बावजूद भी मनोहर लाल जी को अपने नाम पर वोट नहीं मिले, ना ही उन्होंने अपने नाम पर मांगे हैं। मतलब अगर मांगते तो भी नहीं मिलते, तो मतलब ये नाम तो मोदी के नाम पर ही जो है वोट मिले हैं। और उधर अगर जो कांग्रेस का वोट मिले हैं वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मिले हैं। तो जो लोग सत्ता विरोधी लहर थी, लोग चाहते हैं बदलाव चाहते हैं। देखिए इसलिए कांग्रेस के हौसले बुलंद है, क्योंकि सरकार के खिलाफ तो बहुत ज्यादा जो लहर है, सरकार के खिलाफ असंतोष है। अब सरकार समाधान शिविर भी लगा रही है, लोगों के जो व्यक्तिगत मामले हैं उनको सुलझाने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। लेकिन जो सामूहिक फैसले हैं, जो सामूहिक जनहित के फैसले हैं, जो सामूहिक विकास कार्य हैं, उनकी क्या गति है? क्या भ्रष्टाचार समाप्त हो गया? क्या तहसीलों में भ्रष्टाचार खत्म हो गया? क्या दूसरे सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार नहीं है? आम आदमी तो त्रस्त है ही है। क्या सरकार को दिखाई नहीं दे रहा? क्या मुख्यमंत्री का चेहरा बदलने से ही लोगों में बदलाव हो जाएगा? लोगों के मन में क्या भारतीय जनता पार्टी आज इस स्थिति में है, क्या मनोहर लाल जी के नाम पर या नायब सैनी के नाम पर वोट मांग सकती है? अगर भारतीय जनता पार्टी मोदी को हटा दे, अब विधानसभा चुनाव में तो मोदी चेहरा रहने वाले नहीं है, मात्र कमल के नाम पर या सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार के नाम पर तो वोट मिलने से रहे। क्या भारतीय जनता पार्टी मनोहर लाल जी के नाम पर वोट मांग सकती है? क्या नायब सैनी के नाम पर जो है भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सत्ता में आने का सपना ले सकती है, अपना ये सपना साकार कर सकती है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कार्यकर्ताओं में भी निराशा है। ऐसी बात नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी के समर्पित और निष्ठावान कार्यकर्ता हैं वो सरकार की, हालांकि देखिए अधिकारी जो हैं अब उनकी बात सुनने लग गए हैं, और नायब सिंह सैनी भी कहने लग गए हैं कि अब मैं कान में भी बात सुनता हूं। उनको पता लगता था कि पहले मनोहर लाल जी के समय में कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं हुई, अब वो कहने लगे हैं कि मैं कार्यकर्ताओं की जो बात है कान में भी सुनता हूं। यानी कि कार्यकर्ताओं पर डोरे डालने का प्रयास है। कार्यकर्ता असलियत जानते हैं कि चुनाव जीतने के बाद फिर क्या स्थिति होने वाली है, फिर क्या इन कार्यकर्ताओं की सुनवाई होगी। ये तो सिर्फ चुनाव जीतने के लिए ही सारी रस्साकशी हो रही है। और आम जो जनता है वो समझती है कि चुनाव जब नजदीक आते हैं तो इस तरह आकर्षक लुभावने वायदे किए जाते हैं, घोषणा की जाती है, धरातल पर कुछ होता नहीं है। देवेंद्र, वीरेन जी जिस तरीके से बता रहे हैं और जो परिस्थितियां अभी देखने को मिल रही हैं, लगातार नायब सरकार कोशिश कर रही है समाधान शिविर हो और तमाम तरह की योजनाएं हो, प्रॉपर्टी ID को हल करने की बात हो, परिवार पहचान पत्र की बात हो, घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के लिए मासिक न्यूनतम शुल्क खत्म अभी सरकार ने किया है, ऐलान किया है। अब सवाल यह है, जो कोशिशें यहाँ पर की जा रही हैं उन कोशिशों को कितने सरे जनता चढ़ाएगी? बीजेपी के लिए कितनी चुनौती होगी आगामी विधानसभा चुनाव में? क्या ये जो कोशिशें हैं ये एंटी इनकम्बेंसी को कुछ हद तक कम कर पाएंगी?
देखिए सौरभ, लोकसभा चुनाव के बाद जो समीक्षा हुई है, कई समीक्षा बैठकें हुई हैं, जो जो चीजें सामने आई, ये भी साबित हुआ है कि हालांकि लोकसभा चुनाव था, देश की बात थी, राष्ट्र की बात थी, इस तरह का प्रचार किया गया, पाकिस्तान को सामने रखा गया, जो और देश की अंदरूनी स्थिति है, एक कोशिश किया गया ऐसा वातावरण बनाने की कि मोदी जी के नाम पे वोट पड़े। वो पड़ा भी है, लेकिन इस बार कमतर हुई है। समीक्षा बैठकों में ये सामने आया कि जो स्थानीय मुद्दे, प्रॉपर्टी आईडी है, परिवार पहचान पत्र की वजह से जो लोगों को पेंशन कटी, राशन कटी, प्रॉपर्टी आईडी के लिए भटकना पड़ा, दलालों का सहारा लेना पड़ा, अफसरों को कोसना पड़ा, सरकार की भी छवि खराब हुई, जो स्थानीय मुद्दे जिन्होंने प्रभाव दिखाया लोकसभा, तो समीक्षा बैठक में जो सामने आया कि सरकार की छवि को सुधारना जरूरी है। और मेरे को याद है जब नायब सिंह सैनी बने तो उन्होंने पब्लिक में निकलना शुरू किया, बात करनी शुरू की, उनकी मीडिया में भी रिपोर्ट आई है कि आप मेरे पास आओ, मतलब उनको एहसास हो गया था। ठीक है, सवाल यही है कि महेश, वो चुनौती जो बीजेपी के सामने नजर आ रही है और कांग्रेस कहीं ना कहीं उस पर पार करने की कोशिश कर रही है, वो बड़ी चुनौती किस तरह से आप देख रहे हैं? क्योंकि राज्यसभा की सीट बचाना कहीं ना कहीं, साथ ही विधानसभा चुनाव को भी साधना, डुअल रणनीति। देखिए, मुझे साफ तौर से लगता है कि राज्यसभा की सीट की जहां तक बात है तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी के लिए अपने उम्मीदवार को जिताने में किसी भी तरह की कोई बड़ी चुनौती नहीं आने वाली है। और अब तक जो कांग्रेस की परिस्थितियां देखकर ये लगता भी नहीं है कि अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए यहां कांग्रेस पार्टी के लोग, भूपेंद्र सिंह हुड्डा तत्पर नजर आ रहे हो। वो तत्परता अभी तक जो है कांग्रेस पार्टी में तो देखने को नहीं मिली। और जिस तरीके से जिक्र चल रहा था विपक्ष को साथ लेने की जरूरत थी, तो अब तक तो ऐसी कोई कोशिश जो है कांग्रेस पार्टी की तरफ से नहीं की गई कि विपक्ष को साथ मिला कर जो है उनके वोट हासिल विपक्ष कर पाया, यानी कांग्रेस पार्टी कर पाया। ऐसी कोई कोशिश अब तक नहीं हुई। सरकार अपने एहतियाती कदम यहां पर उठाती हुई नजर आ रही है। मनोहर लाल खट्टर के वक्त जो है यहां रख तो दिया गया, कुटिया जो नाम रखा गया, कबीर कुटिया जो नाम रख दिया गया, उस कुटिया में लोगों तक पहुंचना बड़ा दुश्वार हो चुका था। और यहां पर नायब सिंह सैनी ने कोशिश की कि मुख्यमंत्री का आवाज खुला है, कोई भी आइए, कहीं भी आइए, मेरे कान में बताइए। तो वो आवाज जो है, जो जनता की आवाज थी, वोटर्स की आवाज थी, और खासकर भारतीय जनता पार्टी संगठन के कार्यकर्ताओं की आवाज थी, वो आवाज अब नायब सिंह सैनी सुनने के लिए तैयार है, सेल्फीज के लिए तैयार है। उनका मोबाइल लेकर खुद नायब सिंह सैनी जो है लोगों का मोबाइल लेकर खुद फोटो खींचकर मोबाइल को वापस लौटा देते हैं। यानी जनता से कनेक्टिविटी का सवाल है। हर वो तौर तरीका नायब सिंह सैनी यहां पर इख्तियार कर रहे हैं जिसकी वजह से जनता से दूरी जो है वो मुख्यमंत्री आवाज की, या कहें कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री की दूरी हो चुकी थी। उन दूरियों को मिटाने की कोशिश नायब सरकार कर रही है। लेकिन इतने ऐतिहासिक फैसले जो ले लिए गए, अब यू टर्न लेना उनके लिए शायद मुमकिन नहीं है। और यही वजह की समाधान केंद्रों की बात की जा रही है, 100 गज के मुफ्त प्लॉटों की बात की जा रही है। तौर तरीके भारतीय जनता पार्टी जो भी इस्तेमाल कर सकती है जनता को लुभाने के, वो उनके गुस्से को खत्म करने के, उनके गुस्से को ठंडा करने के, यहां पर भारतीय जनता पार्टी वो तमाम तौर तरीके इख्तियार कर रही है। और हुड्डा ये कोशिश कर रहे हैं कि सरकार पर दबाव जो है बढ़ाए रखें, ताकि ये जो तौर तरीके सरकार अगले आखिरी 90 दिनों में इस्तेमाल कर रही है, इन तौर तरीकों का इस्तेमाल करने से वो रोक पाए। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कांग्रेस की विधानसभा भंग कराने की जो प्लानिंग है, ये प्लानिंग काफी बड़ी है। आगामी 20 तारीख को गवर्नर से मुलाकात होगी और किस तरीके का रुख रहेगा ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन सरकार पर, नायब सरकार पर कांग्रेस कोई कोशिश नहीं छोड़ रही दबाव बनाने का, और दबाव की राजनीति के तहत कांग्रेस अपना फायदा भी देख रही है। अब देखना होगा कि आगामी सियासी रणनीति किस तरीके की रहती है, सियासी माहौल हरियाणा का किस तरफ जाता है।